नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का लेट्स लर्न सिस्टम या अपने ग्रुप पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक्स बार आर चार्ट क्या है, उसको कैसे बनाना है और उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, ये आज देखेंगे। दोस्तों, अभी तक हमारे लेट्स लर्न सिस्टम इस ग्रुप पर हमने ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जो किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आप ये सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक्स बार आर चार्ट का वीडियो। दोस्तों, एक्स बार आर चार्ट को बनाने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय या ISO 9001, IATF 16949, ये जो हमारा QMS स्टैंडर्ड है, तो उसमें 7 क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बताए गए हैं, जिसमें एक है इम्प्रूवमेंट, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, प्रोसेस अप्रोच, एंगेजमेंट ऑफ पीपल, लीडरशिप और कस्टमर फोकस। और जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इन सारों का 7 क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पर काम करता है तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। इसी में से ही एक है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। Evidence based decision making is the process of making decision by systematically using the best available evidence. This approach emphasizes the use of the data, research, and factual information to guide choice rather than relying solely on intuition, traditional or personal judgment. मतलब दोस्तों ये है कि हमें जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन एविडेंस के बेस पर लेना है, फैक्ट के ऊपर लेना है, डाटा के ऊपर लेना है। कोई भी पर्सनल जजमेंट, ट्रेडिशनल या और कोई भी बात हो तो उसके ऊपर हमें काम करना नहीं है, उसके ऊपर डिसीजन लेना नहीं है। और ऐसे हम अगर एविडेंस बेस के ऊपर डिसीजन लेते हैं तो हमारी सक्सेस की गारंटी ज्यादा बढ़ती है। तो एविडेंस बेस पर हमें अगर कोई डिसीजन लेना है तो हमें वो डाटा कैप्चर करना पड़ेगा, उसको सही तरीके से अ, अ, लगाना पड़ेगा। और उसी सही तरीके से उसको लगाने के लिए, उसको एनालिसिस करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स है और इसी टूल में ही एक टूल का नाम है एक्स बार आर चार्ट। तो व्हाट इज एक्स बार एंड आर चार्ट? An X bar and R chart is a type of the control chart used in quality control processes to monitor the stability and variability of manufacturing process. किसी भी प्रोसेस में कि जब हम बनाते हैं कोई भी प्रोसेस, हम जब कंट्रोल डिजाइन करते हैं तो उस प्रोसेस में वेरिएशन बाय डिफॉल्ट होता है। हम किसी भी प्रोसेस का के वेरिएशन कभी भी 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते, सिर्फ उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और जो प्रोसेस हमने डिजाइन किया है तो उस प्रोसेस का जो आउटपुट है तो वो कितना स्टेबल है, उसमें कितने वेरिएशंस आ रहे हैं, ये हमें मॉनिटर करने के लिए, हमें क्वालिटी का और उसको क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक्स बार और आर चार्ट, ये कंट्रोल चार्ट हम यूज करते हैं। जैसे अभी हम देख सकते हैं कि ये अनस्टेबल प्रोसेस है जिसमें प्रोसेस का स्प्रेड, प्रोसेस की विड्थ बहुत ज्यादा है और वो अलग अलग साइड में भी जा रहा है। लेकिन अगर हम उसको अच्छी तरीके से मॉनिटर करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे तो हमें ये राइट साइड वाले जैसा स्टेबल प्रोसेस मिल सकता है कि जिसमें प्रोसेस का वेरिएशन कम हो और वो सेंट्रल लाइन में काम करता होगा, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो। तो एक्स बार एंड आर चार्ट के कुछ बेसिक्स है जो हमें सीखने होंगे। जैसे कि एक्स बार आर चार्ट मॉनिटर द प्रोसेस मीन ओवर टाइम। एक्स बार और आर चार्ट में हम क्या करते हैं, प्रोसेस का मीन ओवर द टाइम मॉनिटर करते हैं। आर चार्ट में मॉनिटर करते हैं वेरिएबिलिटी रेंज विद इन द प्रोसेस। जो हम प्रोसेस बना रहे हैं, जो भी मॉनिटर कर रहे हैं, उसकी रेंज क्या है, उसमें वेरिएबिलिटी कितनी है, ये हम आर चार्ट में डिस्कस करते हैं या मॉनिटर करते हैं। यानी ये दोनों अगर हम एक साथ यूज करेंगे तो हमें
प्रोसेस का सेंट्रल लाइन टेंडेंसी और स्प्रेड का डाटा मिलता है, और जिसके आधार पे हम एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो कंट्रोल चार्ट बनाने से पहले हमें ये देखना होगा कि कितने तरीके के कंट्रोल चार्ट होते हैं। तो जनरली किसी भी प्रोसेस में दो टाइप के डाटा हमें मिलते हैं, जिसमें से एक होता है वेरिएबल डाटा, जिसको कंटिन्यूअस डाटा भी कहते हैं, और दूसरा होता है एट्रीब्यूट डाटा या डिस्ट्रैक्ट डाटा। तो वेरिएबल डाटा क्या होता है कि जैसे लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, वेट हो गया, ये जो डाटा जो हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में मिलते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, उसको हम वेरिएबल डाटा कहते हैं। और एट्रीब्यूट डाटा जो हो गया, मतलब ओके नॉट ओके, गो नो गो, बैड ओके, ये जो डाटा हमें मिलता है तो उसके आधार पर उसको हम एट्रीब्यूट डाटा कहते हैं। तो वेरिएबल डाटा का हमें कंट्रोल चार्ट बनाना होता है, लेकिन उसमें भी हमें एक सब ग्रुप बनाना पड़ता है कि हम अगर हमें सिंगल पॉइंट या अलग अलग एक एक पॉइंट का अगर हमें चार्ट बनाना होगा, तो उसका इंडिविजुअल या मूविंग एवरेज का चार्ट बनाना होगा, जिसे IMR चार्ट भी कहते हैं। अगर हमारा सब ग्रुप 2 से 9 तक हो, तो हम एक्स बार आर चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमारा सब ग्रुप 10 से ज्यादा होता है, तो हम उसमें एक्स बार यस चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये यस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। और यहाँ पे जो एट्रीब्यूट डाटा है, उसमें भी हम यू चार्ट, सी यू चार्ट, पी चार्ट और एनपी चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसका डिटेल्स हम आगे आने वाले कुछ दिनों में हम ये भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमें ये देखना है कि एक्स बार आर चार्ट 2 से 9 जब सब ग्रुप होता है, वो उस सब ग्रुप के लिए एक्स बार आर चार्ट इस्तेमाल किया जाता है, जो सिर्फ वेरिएबल डाटा के लिए यूज किया जाता है। तो एक्स बार चार्ट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, जब हम देखते हैं एक्स बार आर चार्ट बोलते हैं, तो उसमें दो चार्ट बनते हैं। एक होता है एक्स बार। तो एक्स बार चार्ट में टोटल 3 कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि पहला होता है एक्स बार। तो ये क्या होता है, जो भी हमने सब ग्रुप बनाए होते हैं, एवरेज ऑफ सब ग्रुप। तो जो भी सब ग्रुप हमने बनाए होते हैं, तो उन सारे सब ग्रुप का जो एवरेज निकलता है, तो उसको हम एक्स बार कहते हैं। उसके बाद एक हमें और मिलता है यूसीएल। यूसीएल मतलब अपर कंट्रोल लिमिट। तो अपर कंट्रोल लिमिट क्या होता है कि हायर हायर रेंज, जिसको जो हमारा हायर लिमिट होगा, उसके आगे या उसको क्रॉस करके जब कोई भी डाटा जाएगा, तो वो फॉलो हो जाएगा। तो उसको बनाने के लिए एक्स बार प्लस A2 मल्टीप्लाई आर बार, और लोअर कंट्रोल लिमिट में एक्स बार माइनस A2 मल्टीप्लाई आर बार। अभी यहाँ पे जो A2 की है, A2 जो दिया हुआ है, तो ये A2 है, ये कांस्टेंट फैक्टर है। और आर बार का मतलब जो हमने रेंज निकाली हुई थी, तो उस रेंज का एवरेज। आर बार का मतलब होता है जो हमने रेंज सब ग्रुप का रेंज निकाला हुआ था, तो उस रेंज का एवरेज है, ये यहाँ पर आर बार दिखाया गया है। तो दोस्तों, कुछ जगह पर एक्स बार जो है, उसका अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट जो है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा भी निकाला जाता है। जैसे कि एक्स बार प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई 3, ये अगर हम करेंगे, तो हमारा अपर स्पेसिफिकेशन हो जाता है। ये 3 का मतलब हो जाता है 99 कॉन्फिडेंस लेवल, या 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। 3 स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब 3 सिग्मा। तो हम कोई भी प्रोसेस जब बनाते हैं, तो 3 सिग्मा में हमें कंट्रोल करना है, तो इसके लिए हम ये 3 का वैल्यू लेते हैं। और वैसे ही अगर हम लोअर कंट्रोल लिमिट हमें बनाना होता है, तो एक्स बार माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीपल 3, तो करेंगे, तो हमारा LCL मतलब लोअर कंट्रोल लिमिट हमारा बन जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक्स बार मतलब ये सेंट्रल लाइन वाली ग्रीन लाइन होती है, और यूसीएल अपर कंट्रोल लिमिट ऊपर चला जाता है, और लोअर कंट्रोल लिमिट नीचे आ जाता है। तो ये 3 मेजर फैक्टर होते हैं। और जो हमारा रीडिंग्स आते हैं, जो हम सब ग्रुप बनाते हैं, वो रीडिंग हमें इसके ऊपर प्लॉट करने होते हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट होते हैं एक्स बार चार्ट के।
तो मेकिंग एक्स बार और आर चार्ट बनाना कैसे है यह हम देखेंगे। तो स्टेप पहला तो ये है कि गैदर डाटा इन सब ग्रुप, जो भी हमें डाटा मिल रहा है तो उसको सब ग्रुप में हमें कलेक्ट करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पैरामीटर है जो एक डायमीटर है और उसका स्पेसिफिकेशन 100 प्लस माइनस 0.1 ये लिया हुआ है। तो और हर अलग अलग टाइम पर, मतलब हर एक घंटे में 5 का सब ग्रुप का उस सब ग्रुप में उसका डायमेंशन कलेक्ट किया जा रहा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 8 बजे ये पहला डायमेंशन लिया, ये दूसरा लिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे हर एक घंटे में 5-5 रीडिंग लिए जा रहे हैं। जैसे अब हमें पता है कि एसपीसी बनाते समय हमें 5-5 सब ग्रुप के 10 सेट लेने होते हैं। तो वैसे ही ये कंटिन्यूस डाटा हमने यहाँ पे लिया है जिसका हमें एक्स बार और आर चार्ट बनाना है। तो ये पहला हमारा स्टेप हो गया जिसमें हमें ये जो डाटा है उसको ये एक जगह पे गैदर करना है, एक जगह पर कलेक्ट करना है। दोस्तों दूसरा स्टेप हो जाएगा कैलकुलेट सब ग्रुप एवरेज एंड रेंज टू ईच ग्रुप। मतलब जो भी हमने यहाँ पे सब ग्रुप जो लिया हुआ है तो उन सारे सब ग्रुप का, मतलब ये सब ग्रुप का एवरेज और रेंज निकालना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आठ, यहाँ पे 8 बजे वाला जो सब ग्रुप है जिसमें x1 x2 x3 x4 x5 इन पांचों का एवरेज यहाँ एवरेज एक्स बार में लिया हुआ है जो 99.981 यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो ये एक वैल्यू हमारे हो गई। और दूसरी रेंज, रेंज में हम क्या करते हैं कि ये दोनों जो पांच सॉरी ये जो 5 डायमेंशन हमें मिले हैं उसमें से मैक्सिमम वाला जो डायमेंशन है और मैक्सिमम वाले डायमेंशन में मिनिमम वाले डायमेंशन को हम माइनस करके जो हमें उसका स्प्रेड मिलता है, जो रेंज मिलता है वो यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि x3 वाला 100.06 ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो गई और 99.9 ये हमारा लोअर वैल्यू हो गई, मिनिमम वैल्यू हो गई। और मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा रेंज यहाँ पर मिलता है। तो ऐसे ही हर कॉलम में जो हर समय में जो हमारे सब ग्रुप है, सब ग्रुप मिले हैं उन सारे सब ग्रुप का यहाँ पर हम एवरेज और रेंज निकाल रहे हैं। तो ये हो गए हमारी दूसरी स्टेप। तीसरे स्टेप में हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू। जैसे मैंने बताया था कि हमारा जो एक्स बार का अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट और लोअर स्पेसिफिकेशन जो लिमिट है वो दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा भी और A2 वैल्यू के द्वारा भी। तो हम अभी देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा ये कैसे निकाला जाता है। तो आप अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमने एक्स बार का एवरेज एवरेज एक्स बार निकाला था, ये जो वैल्यू है ये एवरेज एक्स बार की वैल्यू का स्टैंडर्ड डेविएशन हमने यहाँ पे निकाला है। आपको एक एक्सेल में कैलकुलेशन करके आप अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया। और अगर हम मान लीजिए एक्स बार और यूसेर और एलसीएल वैल्यू स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा अब हमारा जब स्टैंडर्ड डेविएशन ये निकल गया है तो हमें अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट और एक्स बार ये स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा हमें अब प्लॉट करना है। तो उसके लिए क्या होगा कि करना चाहिए कि हमें एक्स बार की वैल्यू जो हमें पहले निकाली थी वो हमें मिल गई, यहाँ पर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल गया। तो ये एक्स बार मतलब क्या होगा, जो हमने एक्स एवरेज एक्स बार निकाला था वो सारे एवरेज एक्स बार की जो एवरेज वैल्यू होगी तो वो एक्स बार यहाँ पर कहलाई जाएगी। मतलब जो हमने सब ग्रुप का जो एवरेज निकाला था उन सारे सब ग्रुप के एवरेज का जब हम एवरेज निकालेंगे तो वो वैल्यू हमारे लिए एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर अपर कंट्रोल निकालने के लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए जो यहाँ पर हमने 0.0259 हमने निकाला हुआ था। तो अपर कंट्रोल लिमिट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स बार की वैल्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीपल 3। ऐसा करने से हमें अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी। और लोअर कंट्रोल के लिए एक्स बार माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीपल 3, ये अगर हम करेंगे तो हमारा लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी। और ये तीनों वैल्यू हमें आगे प्लॉट करने के लिए इस्तेमाल करनी है।
अभी हमें अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो मैंने बताया गया वैसे A2 और आर बार के कॉन्स्टेंट्स के यूज करके हमें निकालनी है, जिसके लिए हमें चाहिए ये एवरेज एक्स बार, जो सब ग्रुप का एवरेज हमने निकाला हुआ था ये यहाँ पे चाहिए, और रेंज चाहिए, जो कि रेंज मतलब सब ग्रुप का मैक्सिमम और मिनिमम का माइनस करके जो निकाला हुआ स्प्रेड है वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो हमें पहले क्या करना होगा कि एक्स बार निकालना है, और एक्स बार निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज ऑफ एक्स बार, मतलब जो एवरेज हमें यहाँ पे सब ग्रुप का मिला था उसी एवरेज के उसी सब ग्रुप के सारे का एवरेज निकालने के बाद हमें एक्स बार मिलता है। और अभी हमें चाहिए आर बार, आर बार निकालना है। आर बार निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पर रेंज निकाली थी उन सारे रेंज का की जो वैल्यू है उस वैल्यू का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो हमारा हमें आर बार की वैल्यू मिल जाएगी, जो यहाँ पे 0.1243 मिल रही है। और हमें कांस्टेंट अभी यहाँ पे A2 की वैल्यू भी निकालनी है, तो A2 की वैल्यू जो है जो कांस्टेंट है, जो जो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं A2 की वैल्यू दी गई है, जो हमारा सब ग्रुप है तो सब ग्रुप के आधार पर हमें A2 की वैल्यू मिलती है। जैसे कि यहाँ हम 5 का सब ग्रुप ले रहे हैं, तो 5 के सब ग्रुप के लिए हमें A2 की वैल्यू 0.577 ये मिल रही है। अगर हमारा सब ग्रुप मान लीजिए 4 होगा तो A2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0.729, या 6 हो जाएगा तो 0.483, ये हमारी A2 की सब ग्रुप की वैल्यू हो जाएगी, जो हमें आगे यूसीएल और एलसीएल निकालने के लिए मदद करेगी। तो हम A2 के आधार पर यूसीएल अपर कंट्रोल लिमिट कैसे निकालेंगे, एक्स बार जो हमें यहाँ पे हमने निकाला हुआ था एक्स बार प्लस A2 की वैल्यू जो 0.577 यहाँ पे हो जाएगी, मल्टीप्लर आर बार मतलब ये वैल्यू हमने निकाली है, तो ये इसका सारा कैलकुलेशन करेंगे तो हमें अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी। और वैसे ही लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए एक्स बार माइनस A2 की वैल्यू जो यहाँ से हमें मिलेगी, और एक्स बार जो वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली है इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हम इसके आधार पे आगे प्लॉट कर सकते हैं। तो पांचवें स्टेप में होगा हमें जो अपर का एक्स बार का ग्राफ प्लॉट करना है, और एक्स बार का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें तीन जो वैल्यू चाहिए थे ये हमने निकाली थी, जो ये ब्लू वाली है जो एक्स बार की वैल्यू है, ब्राउन वाली अपर कंट्रोल लिमिट है, और ग्रे वाली लोअर कंट्रोल लिमिट है जो हमें मिली थी। और यहाँ पे आप 6 स्टेप में देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू मिलने के बाद हमारा जो एक्स बार एवरेज एक्स बार जो था, मतलब जो सब ग्रुप का एवरेज था, तो वो सब ग्रुप के एवरेज को हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है, तो हमारा हो गया एक्स बार जो मीन वैल्यू है अपर कंट्रोल लिमिट, ये ऊपर वाली ब्राउन वैल्यू ब्राउन लाइन, लोअर कंट्रोल लिमिट ये ग्रे वाली, और ये ब्लैक वाली जिसमें डॉट्स है ये हमारा एवरेज एक्स बार हो गया। तो इस ऐसे हम एवरेज एक्स बार का चार्ट डाटा के हिसाब से डाटा को देखकर बना सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे आर चार्ट कैसे बनाना है। दोस्तों आर चार्ट भी बनाना बहुत ही आसान है, जैसे कि हमने एक्स बार चार्ट बनाया वैसे ही आर चार्ट बनाना है। उसके लिए हमें कैलकुलेट करना होगा आर बार की वैल्यू, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट बाय यूजिंग D3 एंड D3 कांस्टेंट यूज, मतलब जैसे हमने एक्स बार के लिए A2 की वैल्यू कांस्टेंट यूज की थी, वैसे ही यहाँ पे आर चार्ट बनाने के लिए हमें D3 की वैल्यू या D4 की वैल्यू कांस्टेंट यूज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें आर चार्ट बनाने के लिए चाहिए ये हमारा हमारा जो एवरेज एक्स बार का वैल्यू निकाली थी ये चाहिए, रेंज चार्ट चाहिए, और जो रेंज हमने निकाला था वो आर बार की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो आर बार की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमने रेंज निकाला था उन सारे रेंज का एवरेज निकाल के हमें आर बार की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आर बार की वैल्यू हमने 0.12 निकाली हुई है। फिर हमें चाहिए D4 और D3 और D4 की वैल्यू। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि अगर D3 है तो जब तक हमारा सब ग्रुप 6 है तब तक ये D3 की वैल्यू 0 हम लेते हैं, और D4 के लिए अलग अलग सब ग्रुप के लिए ये अलग अलग वैल्यू यहाँ बताई गई है। अब अपर कंट्रोल लिमिट के लिए क्या होगा, आर बार
अपर कंट्रोल लिमिट के लिए होगा आर बार मल्टीप्लर D4, मतलब आर बार मतलब 0.12 ये वैल्यू हमारी थी और उसको मल्टीप्लाई करना है D4 से। अब यहाँ पे हमारा सब ग्रुप पांच पांच का था, तो पांच सब ग्रुप के लिए हमारी D4 की वैल्यू हो जाएगी 2.114। और वैसे ही लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए हमारी वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, आर बार मल्टीपल D3, तो D3 की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या है, 0 है, तो हमारा लोअर कंट्रोल लिमिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अपर कंट्रोल लिमिट यहाँ पर आर बार की वैल्यू मल्टीपल 2.114 हो जाएगा। और इस तरह से हमें आर बार की वैल्यू आर बार मिल जाएगा, अपर कंट्रोल लिमिट मिल जाएगा और लोअर कंट्रोल लिमिट मिल जाएगा, जिसके आधार पर हमें आगे आर चार्ट प्लॉट कर सकते हैं। तो हमें अभी आर आर बार का ग्राफ प्लॉट करना है। तो जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक आर बार है जो बीच में ब्लू वाली लाइन हमें मिली हुई है, अपर कंट्रोल लिमिट है जो यहाँ पे ब्राउन कलर में हमने हाईलाइट की है, और लोअर कंट्रोल लिमिट यहाँ पे 0 है, इसलिए वो यहाँ पे 0 की लाइन को टच करके हमें दिखाई दे रही है। और ये जो रेंज है, जो हमने सब ग्रुप का रेंज निकाला था मिनिमम मैक्सिमम माइनस मिनिमम ढूंढकर, तो ये यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। और इस तरीके से हम किसी भी प्रोसेस का एक्स बार और आर चार्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया ग्राफ बनाना क्या है, ग्राफ क्या है, उस ग्राफ से हमें क्या लेना है, उसका इंटरप्रिटेशन करना, उस ग्राफ से हम क्या मॉनिटर करेंगे, ये हमने देखा। ये ग्राफ कैसे बनाना है, डाटा कलेक्ट कलेक्ट कैसे करना है, उसका मीन के एवरेज कैसे निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है, ये हमने देखा है। अभी सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, और उसका इंटरप्रिटेशन करके प्रोसेस में हमें क्या मॉनिटर करना है, कैसे उसको समझना है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो पहली एक कंडीशन हो जाएगी रैंडम पैटर्न। तो जैसे प्रोसेस में वेरिएशन आ जाएगी, जैसे प्रोसेस काम करेगी तो उसमें कुछ कंडीशंस बनेंगे, जिसके आधार पे कुछ पैटर्न्स बनेंगे। तो उस पैटर्न में से कुछ पैटर्न्स मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जिसके आधार पे आप डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। तो उसमें पहली कंडीशन होती है कि रैंडम पैटर्न। अभी रैंडम पैटर्न का मतलब क्या होता है कि पॉइंट्स आर स्कैटर्ड रैंडमली विद इन द कंट्रोल लिमिट विथ नो डिस्क्रिमिनेबल पैटर्न। मतलब जो हमारे एक्स बार की जो वैल्यू है, तो एक्स बार एवरेज की जो वैल्यू है, वो वैल्यू जो हमारे एक्स बार का जो मिडल वाली लाइन है, तो उसके आसपास ही घूमते रहते हैं, और उसमें कोई भी पैटर्न हमें दिखाई नहीं देता, वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो मतलब कभी कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है, कभी कांस्टेंट रहता है, कभी डाउन साइड आता है, मतलब कोई भी उसमें पैटर्न या ट्रेंड हमें नहीं दिखाई देता। तो ऐसे जब हमें ग्राफ्स में पॉइंट्स कलेक्ट हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो उसको हम रैंडम पैटर्न बोलते हैं। और जब हमें ऐसे रैंडम पैटर्न मिल जाएंगे, तो उससे हमें ये इंटरप्रेट करना है कि द प्रोसेस इज स्टेबल एंड द वेरिएशन इज ड्यू टू कॉमन कॉजेस, नो एक्शन इज टिपिकली नीडेड। मतलब जो भी हम प्रोसेस का जिस प्रोसेस को हम मॉनिटर कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस स्टेबल है, उसमें कोई भी कॉमन कॉज की वजह से उसमें कोई भी वेरिएशंस नहीं आ रहे, और हमें कोई इस प्रोसेस में अभी कोई भी टिपिकली एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो जब हमें कोशिश करनी होगी कि हमारा जो आउटपुट है, जो एवरेज एक्स बार के जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, वो रैंडम पैटर्न में हमें मिलने चाहिए। तो ये पहली कंडीशन हो सकती है। दोस्तों दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि वो शिफ्ट हो। दूसरा पैटर्न होता है शिफ्ट का। अब शिफ्ट का मतलब ये होता है कि सब सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव पॉइंट्स यूजुअली 7 और मोर इज आइदर अबव और बिलो द सेंट्रल लाइन। जो हमारी सेंट्रल लाइन होती है एक्स बार की वैल्यू, तो ये सेंट्रल लाइन के ऊपर या नीचे कंसेक्यूटिव 7 पॉइंट से ज्यादा अगर हमें मिलते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है उसका मीन ऊपर के साइड या नीचे के साइड में शिफ्ट हो चुका है। और जब ये इसका मीन शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें उसमें कुछ सुधार करने होंगे। तो इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, तो इंडिकेट अ शिफ्ट इन प्रोसेस मीन पोटेंशियली ड्यू टू चेंज इन मटेरियल मेथड और इक्विवेलेंट इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड टू आइडेंटिफाई द कॉज। तो ये जो प्रोसेस का मीन शिफ्ट हुआ है, वो किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे कि मटेरियल में चेंज हो, मेथड में चेंज हो, इक्विपमेंट में चेंज हो, और वो हमें
इन्वेस्टिगेट करके वो उसका रूट कॉज ढूंढना होगा, और वो जो बीन शिफ्ट हुआ है ऊपर या नीचे, उसको हमें फिर से सेंट्रल लाइन में लाना होगा। तो ये एक दूसरी कंडीशन, दूसरा पैटर्न हमें मिल सकता है एक्स बार आर चार्ट के पैटर्न में, और उसको हमें उसकी उस अगर ये शिफ्ट का कंडीशन हमें मिलता है तो हमें एक्शन लेने की जरूरत है। दोस्तों तीसरा कंडीशन होता है ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूअस अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ पॉइंट्स ओवर टाइम, टिपिकली 7 और मोर पॉइंट्स इन वन डायरेक्शन। जैसे कि ये बता रहा है कि लगातार 7 से ज्यादा पॉइंट जब एक ही डायरेक्शन में ऊपर की साइड में जाते हुए या नीचे की साइड में आते हुए जब हमें मिलते हैं, तो उस पैटर्न को हम ट्रेंड पैटर्न बोलते हैं। जब अब ये ट्रेंड पैटर्न का मतलब क्या होता है कि जो हमारी प्रोसेस है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ट्रेंड में लगातार जा रही है। तो इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि सजेस्ट ग्रेजुअल चेंज इन प्रोसेस में कुछ तो एक ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, विच कुड बी ड्यू टू टूल वेयर, मतलब जो टूल वेयर की वजह से हो सकता है, फटीग के वजह से हो सकता है, या इन्वायरमेंटल चेंज, एटमॉस्फेयर चेंज की वजह से हो सकता है, और इसको भी हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। मतलब ये ऐसा ना हो जाए कि ये जो ट्रेंड है वो आगे आगे निकलता हुआ अपर कंट्रोल लिमिट के भी ऊपर चला जाए या लोअर कंट्रोल लिमिट के भी नीचे चला जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारी प्रोसेस आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाएगी। तो इसको हमें आउट ऑफ द कंट्रोल होने से पहले ही उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें काम करना होगा। तो इसके लिए हमें मॉनिटर करना होगा कि हमारे जो आउटपुट है, जो हमारा एक्स बार या आर बार का चार्ट निकल रहा है, उसमें कोई भी ट्रेंड वेरिएशंस, ट्रेंड तो नहीं दिखाई दे रहा है, ये हमें देखना होगा। दोस्तों चौथा कंडीशन होता है हगिंग द कंट्रोल लिमिट्स। मतलब क्या होता है कि सर्वर पॉइंट्स आर क्लोज टू अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट। वो बहुत सारे जो पॉइंट्स हमारे होते हैं ये अपर कंट्रोल लिमिट के ऊपर या लोअर कंट्रोल लिमिट के नीचे चले जाते हैं, जो आउट ऑफ प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल होने का हमें इंडिकेशन दे रहे हैं। तो इसको हमें इंटरप्रेट कैसे करना है, इंडिकेटर पोटेंशियल प्रॉब्लम सच एज इंक्रीज्ड प्रोसेस वेरिएशन और मेजरमेंट इशू। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि पोटेंशियल प्रॉब्लम, इसमें कुछ प्रोसेस में आ गए हैं जो प्रोसेस, जिसके वजह से प्रोसेस में ज्यादा वेरिएशन आ गए हैं, या मेजरमेंट के भी कुछ इशू हो सकते हैं। इट आल्सो सजेस्ट द कंट्रोल लिमिट्स आर सेट टू टाइप। कभी कभी ऐसे होता है कि हमारा जो अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट जो हमने बनाया होता है, तो उसके जो बैंड से ये बहुत छोटे नैरो हमने लगाए हुए होते हैं। और ये इसके कारण क्या हो जाता है कि कभी कभी प्रोसेस में जब वेरिएशंस आते हैं तो ये उन अपर कंट्रोल लिमिट को भी क्रॉस करके ऊपर चले जाते हैं। तो हमें ये भी देखना होगा कि हमें जो प्रोसेस का जो बैंड विड्थ है, तो उसके वो बहुत नैरो तो नहीं है, ये भी हमें देखने की कोशिश करनी होगी। वैसे ही दोस्तों पांचवा कंडीशन हो सकता है हगिंग द सेंटर लाइन। मतलब क्या होता है, पोटेंशियल पॉइंट्स आर क्लस्टर्ड नियर द सेंट्रल लाइन। बहुत सारे जो पॉइंट है वो क्लस्टर जो हमारे सेंट्रल लाइन होती है, तो सेंट्रल लाइन के आजू बाजू में ही हमें मिलते हैं, जो कि अच्छी बात है। सारा इसमें वेरिएशंस कम है, ये से हम बता सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन इसको भी इंटरप्रेट करना होगा। कैन इंडिकेट underutilization of the control limits, potentially due to over control of the process or insufficient variation within subgroup। मतलब ये ऐसा अगर हो जाएगा, सारे हमारे जो पॉइंट्स है वो सेंट्रल लाइन के पास आसपास अगर हमें मिलते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि हमने जो हमारा प्रोसेस है बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, इस प्रोसेस में कोई भी वेरिएशंस कम है, ये हमें पता चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये देखना होगा कि इट माइट आल्सो सजेस्ट मैनिपुलेशन ऑफ द डाटा और मेजरमेंट इशू। प्रोसेस में ये जो डाटा हम कलेक्शन कर रहे हैं उसमें कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा है, यह हमें देखने की जरूरत है। क्योंकि ये इतने नैरो रेंज में अगर हमारा प्रोसेस काम करेगा, तो मतलब हम उसको ओवर कंट्रोल भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें कोई भी प्रोसेस को ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिव हो जाएगी, ओवर
प्रोसेसिंग हो जाएगा और एनालिसिस हो जाएगा और वो सब कॉस्ट ऑफ क्वालिटी उससे बढ़ जाएगी। तो हम किसी भी प्रोसेस में ओवर कंट्रोल तो नहीं कर रहे, ये भी हमें देखने की कोशिश करनी होगी, या उसमें उस डाटा कलेक्शन में मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा है, ये भी हमें देखना चाहिए। तो ये पांचवी कंडीशन है जिसके आधार जिससे हमें जो सारे डाटा है वो सेंट्रल लाइन के आसपास मिलते हैं। और 6 नंबर का एक हो सकता है कि हमें आउटलायर मिल जाए। आउटलायर का मतलब हो जाए कि जो भी हम डाटा हमें कलेक्ट हो रहा है तो उसमें से कुछ पॉइंट्स जो होता है वो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन जाए, अपर कंट्रोल लिमिट के बाहर चला जाए या लोअर कंट्रोल लिमिट के नीचे चला जाए। जहां पे आप देख सकते हैं ये सारे डाटा सेंट्रल लाइन के आसपास में घूम रहे हैं और एक ही जो डाटा है, एक ही जो पॉइंट हमें मिला है वो लोअर कंट्रोल लिमिट के नीचे मिला है। तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ कुछ यहाँ पे स्पेशल कॉज यहाँ पे हो सकता है। इंडिकेट अ स्पेशल कॉज वेरिएशन मीनिंग समथिंग अनयूजुअल हैपन इन द प्रोसेस। Immediately investigation is necessary to identify and eliminate the cause। तो जब भी हमारा कोई भी पॉइंट ऐसे ही एक ही पॉइंट बाहर चला जाता है अपर कंट्रोल लिमिट के या लोअर कंट्रोल लिमिट के, तो उसको हम उस समय हमें प्रोसेस में कोई स्पेशल कॉज क्या है ये हमें ढूंढने की जरूरत है। और ये हमें प्रोसेस में कोई भी अनयूजुअल हो रहा है ये हमें देखना चाहिए और वहां पर इमीडिएट हमें इन्वेस्टिगेशन कर कर उस कॉज को आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो ये आउटलायर भी ढूंढना और उसको उसी समय उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर काम कर कर उस कॉज को इलिमिनेट करना, उसके ऊपर एक्शन लेना ही बहुत जरूरी बात होती है। सातवां पैटर्न हमें हो सकता है मिक्सचर। मिक्सचर मतलब पॉइंट्स आर अल्टरनेटिव बिटवीन अबव एंड बिलो द सेंट्रल लाइन विथ फ्यू पॉइंट्स नियर द सेंट्रल लाइन। मतलब बहुत सारे डाटा हमें मिलते हैं जो हायर कंट्रोल लिमिट के भी, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के पास भी होते हैं और कुछ पॉइंट्स वो सेंट्रल लाइन के पास भी होते हैं। तो ऐसा अगर हमें मिक्सचर मिल जाए कुछ भी, तो क्या हमें सजेस्ट करना है कि सजेस्ट मिक्सचर इज डिफरेंट प्रोसेस और सब ग्रुप विद इन द डाटा। इट मे इंडिकेट दैट द डाटा इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्स और दैट हियर सम स्क्रैटिफिकेशन। तो ये से हमें अगर मिल जाए तो हमें क्या ढूंढना चाहिए कि हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उस डाटा कलेक्शन में कोई वेरिएशन तो नहीं आ रहा है, कोई जो डाटा हमें मिल रहा है तो वो कोई डिफरेंट सोर्स से तो नहीं आ रहा है, ये हमें देखने की कोशिश करनी होगी। और लास्ट वाला आठवां जो कंडीशन है वो साइक्लिक पैटर्न है। तो साइक्लिक पैटर्न में क्या हो जाता है, पॉइंट शो रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न विथ पीक एंड थ्रू। मतलब हमें जब डाटा कलेक्शन करते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी एक समय पर या किसी एक पॉइंट के ऊपर उस जो डाटा आ रहा है तो उसमें ज्यादा वेरिएशंस आ रहे हैं जो अपर कंट्रोल लिमिट या लोअर कंट्रोल लिमिट के पास या उसके उसको वो फॉल करते हुए जा रहा है। और ये क्यों होता है कि ये साइकिलिक पैटर्न होता है, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ना, शिफ्ट चेंज होगा, पेरियोडिक मेंटेनेंस उसका मशीन का या टूल का आ जाना, ऐसे कुछ बातें होती है जो साइकिलिक होती है। और वो साइकिलिक के समय ही हमें वो सारे पॉइंट जब मिलते हैं तो हाँ उसको हम साइकिलिक पैटर्न बोलते हैं। वो अंडरस्टैंडिंग द साइकिल्स कॉज टू क्रूशियल टू प्रोसेस इंप्रूवमेंट। और हमें वो साइकिल्स कौन से है उसको समझना होगा और वो प्रोसेस इंप्रूवमेंट करने के लिए उसको लेना होगा। तो दोस्तों ये कुछ कंडीशंस है और इस कंडीशन को अगर हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे और उसके आधार पर हम एक्स बार आर चार्ट का इंटरप्रिटेशन करेंगे तो प्रोसेस में क्या चल रहा है, हमारी प्रोसेस कितनी स्टेबल है, उसमें क्या एक्शन लेने की जरूरत है, कहाँ पर हमें मॉनिटर करने की जरूरत है, ये हमें पता चल जाएगा और हमारा प्रोसेस कंट्रोल प्रोसेस मॉनिटरिंग अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास था आपको एक्स बार आर चार्ट का इंफॉर्मेशन देने के लिए। अगर इसमें कुछ पॉइंट्स मिस हो गए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको उन सारे बातों को भी आगे वाले वीडियो में कवर करने की। धन्यवाद। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।